गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। हमारा जो लेसन अभी नया लेसन कल स्टार्ट किया था हमने, उपनिवेशवाद और देहात। तो इसमें उपनिवेशवाद का मतलब समझा था किस प्रकार से बाहर से दूसरे देश की सशक्त देश जो आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से परिपूर्ण और संपन्न था, उसने किस प्रकार से जो गरीब देश है उसके ऊपर आकर के अपना एक तरह से कब्जा कर लिया था, एक कॉलोनी बसा ली थी और उसमें उपनिवेश करके उसमें व्यापार संबंधित अपनी एक कॉलोनी यहाँ पे लगा करके, और उन्होंने क्या किया, जो अकूत संपत्ति थी जो देश की, जिस प्रकार से उनके खनिज थे उनको किस प्रकार से लूट करके यहाँ से वो ले गए थे, वो हमने पढ़ा था। तो ये सीधा सीधा जो इसका उदाहरण है वो हमारे देश से, भारत और इंग्लैंड से है, क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे यहाँ पर कई सौ साल शासन किया था और हमें गुलाम बना करके रखा था। अब आता है जैसे प्रारंभिक ब्रिटिश भू राजस्व नीति, बंगाल के देहात पर प्रभाव। यानी जो ब्रिटिश जब हमारे देश में आ गए थे तो उन्होंने किस प्रकार से भू राजस्व एक नीति अपनाई थी, तो वो उसका क्या प्रभाव हुआ। क्योंकि जब आपको पता है कि भाई जो मुगल शासक थे उसमें जो अंतिम और जो प्रभावी शासक था वो औरंगजेब ही था। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक था वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया जो कि जिसके पास दमदार सेना हो और दमदार कोई सेनापति हो, और साथ ही उनकी जो कार्य प्रणाली थी वो भी बिखरती हुई चली गई थी और उनका विघटन हो गया था। इस कारण जो ब्रिटिश लोग थे, जो जहांगीर के समय में व्यापारी बनकर के हमारे देश में आए थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए जो गांव के जो क्षेत्र थे, देहात के जो क्षेत्र थे, उन पे भी एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो वो क्या हुआ था वो हम देखते हैं इसमें। जैसा कि हम जानते हैं 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई बंगाल में कंपनी राज्य के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। यानी बंगाल जो है उसके अंदर ये दो लड़ाइयां हुई थी, तो प्लासी का और एक बक्सर का युद्ध था। तो इंग्लैंड का एक लॉर्ड मुनरो हेक्टर नाम से कोई एक अधिकारी था और उसके पास आधुनिक सेनाएं थी, सब तोपखाना, गोला बारूद, बंदूक वगैरह सब चीजें थी, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ के जो रियासतों के जो राजा थे उनको इन्होंने हरा करके वहां पर अपनी कंपनियों का एक तरह से अधिकार स्थापित कर दिया था। और 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में हुई। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बंगाल से शुरू हुई थी। दीवानी के अधिकार का अर्थ था राजस्व वसूली का अधिकार। यानी जो बंगाल के अंदर, बक्सर और प्लासी के अंदर जो राजा थे वो अपना टैक्स वसूल करते थे, उनका जो अधिकार था वो समाप्त कर करके, और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनकी बंगाल के अंदर, इन्होंने क्या काम किया कि अपना राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी दीवानी का अधिकार है वो इन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब आता है इस अधिकार के तहत बंगाल में भू राजस्व की नई प्रथा अस्तित्व में आ गई। यह भूमि संबंधी अधिकारों की एक नई व्यवस्था थी। इससे बंगाल में ग्राम्य समाज यानी देहात को समग्र तौर पर प्रभावित किया, अर्थात किसान से लेकर जमींदार तक सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। आओ देखिए प्रारंभिक अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के बंगाल के देहात में क्या हुआ। यानी जो इन्होंने अपनी ये भू राजस्व नीति जो बनाई थी अंग्रेजों ने, इससे गांव से लेकर के जितने भी प्रकार के जो लोग थे कस्बों में, उनमें भी ये बहुत जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ा। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी से ब्रिटिश कंपनी को दीवानी अधिकार मिला। यानी जब वो राजा मतलब हार गई थी तो उन्होंने एक तरह संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था, और उनको ब्रिटिश जो कंपनी थी इसको दीवानी का यानी भू राजस्व का अधिकार इनको दे दिया गया था। उस समय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसा है, जो आमदनी है, जो किस प्रकार से जो आती थी, वो सब किन से आती थी? कृषि कार्यों से आती थी। यानी हमारे यहाँ पे कृषक वर्ग था, वो कृषि करता था और उससे राजा के जो खजाना है उसके अंदर अपना दान पुण्य देता था। कुछ टैक्स लगे हुए थे उन पे, किस प्रकार से, तो वो इन्होंने अपनी दीवानी प्रथा के अंदर अपने खुद इन्होंने अधिकार कर लिया। अब आता है इलाहाबाद संधि। फिर उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य कृषि था, भू राजस्व प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, अतः भू राजस्व प्राप्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य था। परंतु आरंभ में उनके सामने समस्या आई कि वे भूमि करों की वसूली कैसे करें। उनके पास कोई नई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रचलित भू राजस्व प्रणाली का ही अनुसरण
किया। यानी जो पुराने समय में, जो राजाओं के समय से जो एक सिस्टम चला आ रहा था कि कैसे किस प्रकार टैक्स देना है, आपको 10% देना है। मान लो किसी के पास 10 क्विंटल गेहूं हुआ है तो आपको 5 क्विंटल राजा के खजाने के अंदर देना है, यानी 50% देना है, और 5 क्विंटल जो गेहूं है उससे आप अपना गुजर बसर करें। तो वो जो सिस्टम था वो ही अंग्रेजों ने अपनाया, क्योंकि इनके पास कोई नई व्यवस्था तो थी नहीं। तो इन्होंने भी ऐसा ही सिस्टम किया कि जो पहले जो चली आ रही थी राज प्रणाली में जो व्यवस्थाएं, वही इन यूरोप के अधिकारियों ने किया था। कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों ने अपनी देखरेख में देशी अधिकारियों से भूमि कर एकत्रित करवाया। यानी ये तो लीडरशिप कर रहे थे जो हमारे देशी अधिकारी थे, जिन्होंने शरण ले ली थी, इनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी, इनसे हार करके, इनसे थक के, अपने मौत के डर से। तो इन्होंने क्या काम किया कि वो भूमि एकत्र जो करवाना था, भूमि कर जो करवाना था, जो टैक्स जो भी लेना था इन अधिकारियों ने, वो किन से ले लिया? जो लोकल अधिकारी थे उनको अपने पास रखकर उनसे ये एकत्र करवाया, इकट्ठा करवाया। आधिकारिक तौर पर इस काम का उत्तरदायी बंगाल के नायब दीवान मोहम्मद रजा खान के पास था। कर की दर अधिक होने तथा अधिकारियों के भ्रष्टाचार में कुछ ही वर्षों में बंगाल की कृषि व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। 1769-70 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ने से भूखमरी फैल गई और बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। यानी ये सिस्टम क्या हुआ कि जो ये था दीवान मोहम्मद रजा खान, ये नायब था, यानी छोटा था, मेन जो था उससे छोटा राजा था, जिसे अपन उप का भी दर्जा दे सकते हैं। यानी जैसे सभापति होता है ऐसे उप सभापति होता है, ऐसे ही, और जो दीवान होता है तो उसका नायब दीवान, जैसे सूबेदार, नायब सूबेदार। तो नायब का जो पद होता है वो मेन पद से थोड़ा छोटा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे कह दिया कि भाई आप जो है ना, ये जो काम है कर लेने का, जो टैक्स लेने का, ये हम आपको दे रहे हैं। तो ये दीवान मोहम्मद रजा खान था, इसने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा तो कर लगा दिया, और इनके जो अधिकारी थे उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया। ठीक है, तो इससे क्या हुई, जो उनकी कृषि व्यवस्था जो थी, जो कृषकों की जो खेतीबाड़ी की जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई। यानी ये बेचारे मेहनत ज्यादा करते और इनको पैदावार कम हुई, तो इन्होंने पैदावार करनी ही छोड़ दी, जिससे क्या हुआ, बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया और वहाँ अकाल भूखमरी फैल गई। भाई गरीबी के कारण, उसके कारण, भूखमरी के कारण। और बंगाल की 1/3 आबादी का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी राज्य में 10 लाख की आबादी है तो उसकी लगभग 3 लाख या 3.5 लाख आबादी उसकी मर गई हो या समाप्त हो गई हो। इन्हीं कारणों से जो अव्यवस्था बंगाल में फैली उसका जिम्मेदार नायब दीवान को ठहराया गया। यानी जो जितनी भी जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली थी, लोग मर रहे थे, ये अकाल पड़ गया था, जो अधिकतर जो टैक्स लिया जा रहा था, उस सारी व्यवस्थाओं का जो जिम्मेदार किसको ठहरा दिया गया था? इस दीवान को ठहरा दिया गया था, और उसे उसके पद से हटा दिया गया। और सन 1772 ईस्वी में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए नया प्रयोग किया गया, जिसे ठेकेदारी अथवा इराजेदारी प्रणाली कहा गया। यानी एक नई व्यवस्था उन्होंने कही कि हर एक ठेका दे दिया उन्होंने। ठेकेदारी प्रणाली की व्यवस्था यही है कि सरों के अंदर जो उन ठेकों को उन्होंने नीलाम किया था 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी समय था, और उनको ये कह दिया कि भाई ये जो गांव पड़ता है, इस गांव के अंदर मान लो 100 बीघा जमीन है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इस उदाहरण से आप समझना कि ठेकेदार प्रणाली क्या होती है। कि 100 बीघा इस गांव की जमीन है। अब हमें नहीं पता इस गांव में 100 बीघा जमीन में कितनी पैदावार आएगी, कितनी नहीं आएगी, वो तेरा अपना काम है। आपको क्या देना है? आपको तो हमें 100 बीघा में से आपको 1000 क्विंटल अनाज देना है, या इतना रुपया हमें दान में देना है। तो जो ठेकेदार का जो काम होता था वो काम हो गया था कि उसको जो अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था थी उसमें अपना टैक्स देने के बाद जो माल बच गया, जो चीजें बच गई, वो उसकी खुद की होती थी। इस तरह से उनके ठेके नीलाम होते थे। बंगाल के नए गवर्नर वारेन हेसिंगटन ने भूमि कर वसूली की ठेकेदारी प्रणाली शुरू की। इसे फार्मिंग प्रणाली कहा गया। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले बिल्डर्स को कर वसूल करने का ठेका दिया जाता था। यानी जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसी को ठेका दे दिया जाएगा। यानी मान लो एक गांव है, उसमें 100 बीघा जमीन है, तो कोई आदमी आया, उसने कहा साहब मैं 100 क्विंटल गेहूं दूंगा। दूसरे ने कहा नहीं साहब मैं आपको 200 दूंगा। तीसरे ने कहा नहीं साहब मैं 500 क्विंटल दूंगा। तो उस 500 वाले को उन्होंने दे दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा दे रहा था इनको, इनके गवर्नर को, तो वो ही उसी को ठेका मिलना स्वाभाविक था। शुरू में ठेके 5 वर्ष के लिए दिए गए, परंतु बाद में वार्षिक ठेके भी नीलाम किए जाने लगे। ये प्रणाली जिला कलेक्टरों के नियंत्रण में लागू की गई। ये कलेक्टर यूरोपीय थे और जैसे कि इस नाम से स्पष्ट इनका नाम कलेक्ट, इनका मुख्य काम था कलेक्ट करना ही था। बोली देने वाले ठेकेदार कृषकों की मनचाही लूट करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बंगाल में कृषि अर्थव्यवस्था को और भी बदतर स्थिति में ले गया और अंततः 1784 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को भूमि कर व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए भारत भेजा गया। यानी ये जो ठेकेदार थे ये इन्होंने
जो पहले जो नायब था ये, इस नायब ने जो लूट खसोट मचाई थी उससे भी ज्यादा इन ठेकेदारों ने लूट खसोट मचा दी। अब ठेकेदारी प्रणाली के अंदर तो आप देख लो, अगर रोड बनाना है, इस किसी रोड का अगर 1 करोड़ रुपए का ठेका छूटा है, तो जो अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, ये अभी मतलब ऐसा चल रहा है, ये चलन है, जो कहावत है, जो बातें कही गई है उन पे ही मैं बता रहा हूँ। हर कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता है। तो कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको देते हैं, फिर उसके बाद ये भ्रष्टाचार का जो आलम है ये फैला हुआ है। और जो ठेकेदारी प्रणाली के अंदर जो रोडों का जो काम होता है वो हमारे यहाँ राजस्थान में ज्यादा होता है। हरियाणा के अंदर तो आपके जो नगर पालिका है या फिर और कोई है, एक सरकारी व्यवस्था के तहत ये ठेके दिए जाते हैं और उसमें ये बनाए जाते हैं। तो जो ये ठेकेदारी जो प्रणाली है, इसमें ये लीक सट के मैंने इसलिए बताया, जो ठेकेदारी प्रणाली है ये अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही थी कि किस प्रकार से किसी एक निश्चित जगह का ठेका छोड़ करके और उसके एवज में अपना कर इकट्ठा कर लेना, उसके बाद से जनता कुछ भी करे उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। तो ये आज हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी उससे बंगाल के जो देहात थे, जो गांव थे, उनमें किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। अब जो कल हम पढ़ेंगे इसके बाकी जो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त किस प्रकार से बंदोबस्त किए गए और आगे क्या योजनाएं उन्होंने लाई ताकि वो भू राजस्व पर अच्छे से अच्छा उनको कलेक्ट हो सके, अच्छे से अच्छा उनको मिल सके। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें मैं एक आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।